नमस्कार दोस्तों, हमारे इस ऑनलाइन वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनन्या एकेडमी के माध्यम से मैं आपको इतिहास के कुछ विशिष्ट टॉपिक बताना चाहता हूं, जिनमें आपको पढ़ने में असुविधा होती है। परीक्षा स्तर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में महत्वपूर्ण उपयोगी रहेगा जो मैं आपको ज्ञान दूंगा। ध्यान से समझिए, मैंने एक टॉपिक लिख रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। कौन सी ऐसी दशाएं थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ब्रिटिश नौसेना की मजबूती समुद्रों में हुई, जिससे अंग्रेज भी यूरोपियों के अन्य देशों की भांति समुद्री व्यापार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया स्थित भारत के साथ व्यापार के लिए उतावले हो गए। देखिए, जब से वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत से गया था, 60 गुना लाभ कमाया। उसके पश्चात पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होकर एस्टाडो डे इंडिया भारत में लगभग 100 वर्षों तक लाभ कमाई। तो इसका असर ब्रिटेन पर भी पड़ा, क्योंकि यूरोप में औद्योगिकरण आ जाने से, समझिए बात को, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने से, पुनर्जागरण के पश्चात मशीनी युग आया, वैज्ञानिक युग आया, उत्पादन में वृद्धि हो गई। बड़ी बड़ी मशीनें लग जाने से उत्पादन जब बढ़ा तो बड़ी मशीनों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और तैयार माल के लिए मार्केट की आवश्यकता थी। तो ब्रिटेन भी समुद्री व्यापार का मार्ग खोजने का प्रयास किया। इस क्रम में उसकी प्रतिद्वंद्विता स्पेन से प्रारंभ में हुई। 1580 में 78 से 79 के बीच में एक ब्रिटिश नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने लगभग पूरे विश्व का, फ्रांसिस ड्रेक ये ब्रिटिश नाविक था। ब्रिटिश नाविक ये जो था, ये 1578 से 79 एडी के मध्य संपूर्ण विश्व का समुद्री चक्कर लगाया था। अब इससे उन पड़ावों की उसने पहचान कर ली कि कैसे कैसे हम समुद्री व्यापार कर सकते हैं। इसमें एक लाभ और मिला ब्रिटेन वालों को 1588 एडी में। 1588 एडी में ब्रिटिश नौसेना ने स्पेनिश आर्मेडा को परास्त कर अपनी नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित की। अब देखिए, ड्रेक पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाया। उसने उन पड़ावों की पहचान की, कैसे कैसे कहां पर समुद्री बिजनेस किया जा सकता, समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जा सकता। अब इसी बीच ब्रिटेन वासियों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने अपने समुद्री अभियान को बढ़ावा दिया।
तो स्पेनिश आर्मेडा से उनकी टक्कर हुई और 1588 में ब्रिटिश नौसेना स्पेनिश आर्मेडा पर हावी होकर विजय प्राप्त कर ली। ये वही दौर है जब रॉल्फ फिच नामक ब्रिटिश भारत की यात्रा पर आया था। 1588 एडी 1588 एडी में रॉल्फ फिच नामक ब्रिटिश यात्री समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में आया था, दक्षिण भारत में आया था ये, ठीक है। और लगभग 3 साल रहने के पश्चात 1591 में भारत से वापस गया। फिर 1599 एडी, देखिए भारत की ओर कैसे इनका लगाव बढ़ रहा है। भारत की ओर अब ये मार्ग खोज रहे हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर पुर्तगाली आकर बैठ गए थे और अच्छा लाभ कमा रहे थे। अब ब्रिटिशवासी भी उस लाभ को पाना चाहते थे, तो भारत की प्रारंभिक यात्रा इन्होंने शुरू की। 1599 एडी में जो है इनके जो अभियान हैं समुद्री यात्रा वाले, जॉन मिल्डन हॉल पश्चिमी भारत की यात्रा पर आया। जॉन मिल्डन हॉल पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत के समुद्री तट से भारत आया था और 7 वर्ष तक भारत में रहने के पश्चात वापस गया। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये सामान्यतः आधुनिक भारत से आप शुरुआत इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 1599 एडी में जॉन मिल्डन हॉल पश्चिमी भारत के समुद्री तट से भारत आया और 7 वर्षों तक यहां रहने के पश्चात यहां से वापस गया। तो ध्यान से समझिए, इसी दौरान ब्रिटेन में एक नए कंपनी ग्रुप का गठन हुआ, मर्चेंट एडवेंचर। ध्यान दीजिए कि सब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। 1599 एडी में ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर समूह ने एक व्यापारिक कंपनी बनाई जिसे 31 दिसंबर 1600 एडी में तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में मान्यता देते हुए पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों
15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी। तो समझिए ध्यान से, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। अब इस समय जो कंपनी की स्थिति थी, इसमें लगभग 217 हिस्सेदार थे। तो मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक पूंजी बता दे रहा हूं और किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस करने आ गई, किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ती हुई चली गई। ये जो 15 वर्षों का व्यापारिक दिया था अनुमति, इसे आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। 1609 एडी में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम ने उपरोक्त अधिकार को, उपरोक्त माने व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। यह भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की, देखिए डेटा आप जानते रहिए, एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक जो प्रारंभिक हिस्सेदार है, प्रारंभिक हिस्सेदार कितने लोगों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था? तो 217 हिस्सेदार थे, 217 इसमें व्यापारिक हिस्सेदारी थी। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। और जब इस कंपनी की मैं प्रारंभिक पूंजी की बात करता हूं तो 30,133 पाउंड धनराशि थी। ईस्ट इंडिया, एक क्वेश्चन कभी भी आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक पूंजी जिससे उसने व्यापार शुरू किया था, 30,133 पाउंड से इस कंपनी ने बिजनेस किया था। तो एक माने इस धनराशि के द्वारा उन्होंने भारत से बिजनेस करना का प्रोग्राम बनाया और जेम्स प्रथम ने तत्कालीन भारतीय शासक, जब 31 दिसंबर माने 1600 में कंपनी गठित हुई, तो उस समय भारत का जो शासक थे वो अकबर था। तो अकबर के नाम जेम्स प्रथम ने पत्र लिखा कि हमारे द्वारा भेजे जा रहे व्यापारियों को आप अनुमति दे बिजनेस की, रिक्वेस्ट किया। और जेम्स प्रथम के दूत के रूप में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल 1608 एडी में जेम्स प्रथम का जो था वह प्रतिनिधि मंडल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ। तो ये भी आप ध्यान से समझें। 1608 एडी में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम लिखा हुआ पत्र लेकर
जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक, बात समझ में आई? ध्यान से फिर से सुन लीजिए एक बार। दरअसल हुआ ये कि जेम्स प्रथम ने पहले ही अनुमति दे दी थी पत्र पर कि भारत के साथ जाइए, व्यापार करिए, है ना। तो उस समय अकबर राजा था। जब 16 दिसंबर 1600 को कंपनी बनी तो उस समय अकबर राजा था। तो अकबर के नाम पत्र लेकर के कैप्टन हॉकिंस जब भारत पहुंचे तो 1608 में पहुंचे। अब 1608 में पहुंचे तो उस समय यहां सत्ता बदल चुकी थी, अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, उनका पुत्र जहांगीर शासक था। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके नाम लिखा हुआ पत्र लेकर जहांगीर के दरबार उपस्थित हुआ था? तो अकबर के नाम लिखा हुआ। अब कैप्टन हॉकिंस किस पानी के जहाज से आया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, सूरत के तट पर उतरा था। ठीक है, तो अब यहां जब पहुंचता है तो ये तुर्की और फारसी में बात करता। किसी भी मीडिएटर की इसको आवश्यकता नहीं थी, किसी भी दुभाषी को इसने अपने साथ नहीं लिया, बल्कि यह स्वयं बातचीत कर सकता था। तो ये भी डेटा एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से तुर्की एवं फारसी भाषा में बातचीत कर उसे अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है, कहते हैं कि इसी दौरान पेंटिंग वगैरह भी लेकर के आया था, गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आया था, क्योंकि जहांगीर को पेंटिंग बड़ी पसंद है। तो जहांगीर को पेंटिंग पसंद है तो इसलिए अपने राजा जेम्स प्रथम का पेंटिंग वगैरह बनवा करके लेके आया था। तो जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहते हैं कि इसने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान करते हुए खान या इंग्लिश खान की उपाधि देकर आगरा दरबार में स्थान दिया था। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि मुगल दरबार में स्थान पाने में कामयाब हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों से धीरे धीरे मिलने जुलने लगी। इसका पुर्तगालियों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि पुर्तगाली पहले से ही आगरा दरबार में उपस्थित थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई और प्रतिद्वंदी आए, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर के कान भर भर कर कैप्टन हॉकिंस को दरबार से निकलवा दिया 1612 एडी में। अब अंग्रेज इससे बहुत नाराज हो गए। अब अंग्रेजों और पुर्तगालियों की जंग हो गई भारत के समुद्री तट पर, पश्चिमी समुद्री तट, विशेषकर सूरत में जंग हो गई, जिसमें ब्रिटिश नौसेना कैप्टन मिडल्टन और कैप्टन बेस्ट ने मिलकर 1613 एडी में सूरत के समुद्री तट पर स्थित स्वाली नामक स्थान पर ब्रिटिश नौसेना ने पुर्तगाली नौसेना को परास्त कर भारत के पश्चिमी समुद्री एरिया में अपनी बादशाहत
कायम कर ली। यहीं से पुर्तगालियों का भारतीय जो समुद्री साम्राज्य था वो गड़बड़ हो गया और ब्रिटिश समुद्री साम्राज्य की संभावनाएं उठ खड़ी हुई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तुरंत आप समझ लें जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो ये नोट कर लें आप। 1612 AD में ब्रिटिश नौसैनिक या नौसेना के कमांडर कैप्टन मिडल्टन एवं बेस्ट ने मिलकर पुर्तगाली नौसेना को सूरत के समुद्री तट पर स्थित स्वाली नामक स्थान पर परास्त कर अरब सागर में ब्रिटिश नौसेना की बादशाहत कायम की। तो अब ये एग्जाम पे ये चीजें आपको कभी भी आकर परेशान कर सकती थी। तो स्वाली आप ध्यान रखने हैं और किस कमांडर ने हराया और कब हराया। तो इससे बेहतर स्थिति में माने ब्रिटिश आ गए और इसी के कुछ समय पश्चात अंग्रेजों की सूरत में व्यापारिक कोठी भी स्थापित हो गई 1613 AD में और अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों में स्थापित होने लगे। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां थी, तो दक्षिण भारत में उनकी मसूलीपट्टनम में उनकी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित थी जो 1611 AD में थी। ये भारत की और दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की थी। तो आप जरा सा इस बात को तुरंत समझिए। सूरत में इन्होंने 1608 में बिजनेस तो शुरू किया। ये क्वेश्चन ही बड़ा गुमराह करता है बच्चों को। मैं यहां बताना चाहूंगा मैं आपको कि देखिए, मान लीजिए ये मैं सेमी इंडिया का मैप आपको बना रहा हूं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने, क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने सूरत में व्यापार कब शुरू किया। तो 1608 AD में सूरत से व्यापार की अनुमति, लेकिन अभी यहां व्यापारिक कोठी नहीं थी, समझिएगा बात। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि अंग्रेजों की भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां थी, तो तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा। यहां ये जो कोरोमंडल तट है, इस पूरे तट को कोरोमंडल कहते हैं इधर साउथ इंडिया में, कोरोमंडल तट। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, भारत में स्थापित प्रथम ब्रिटिश कारखाना या कोठी। तो आपका आंसर क्या होगा, कोरोमंडल तट, ये दक्षिण भारत, कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 AD में प्रथम ब्रिटिश
ब्रिटिश व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। ठीक है, तो भारत में बिजनेस पहली बार कहां से? सूरत से, लेकिन व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में। अब सूरत में कब इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की? 1613 एडी में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो माने अंग्रेज इस तरीके भारतीय क्षेत्र में स्थापित होने में सफल हो गए। इसके पश्चात उन्होंने पूर्वी भारत के अलावा फिर तमिलनाडु क्षेत्र में भी आ गए। तमिलनाडु के मद्रास में, पूर्वी भारत में उनकी पहली व्यापारिक कोठी जब पूछेगा तो बालासोर उड़ीसा के तट पर 1633 एडी में बालासोर पूर्वी भारत की पहली व्यापारिक कोठी है। पश्चिमी भारत की व्यापारिक कोठी सूरत, पूर्वी भारत की बालासोर उड़ीसा, ये पूर्वी भारत की पहली व्यापारिक कोठी है। और दक्षिण भारत पूछेगा या भारत की पहली व्यापारिक कोठी पूछेगा तो आपका आंसर कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम हो जाएगा। ठीक, पहला व्यापार सूरत, पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम। कहां पर? दक्षिण भारत में, कोरोमंडल तट पर। पश्चिमी भारत की पहली व्यापारिक कोठी सूरत 1613 एडी में, पूर्वी भारत की पहली व्यापारिक कोठी बालासोर में। इसी तरीके से इनका भारत में विस्तार होता चला गया। तो एक के बाद एक मैं चीजें आपको समझाता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। थैंक यू।